हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास 8 का टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट करूंगा, जिसमें पहले पार्ट में मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे इस पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये शब्द दो छोटे छोटे शब्द के साथ मिलकर मिला है, बना हुआ है। सो फर्स्ट वन, माइक्रो मीन स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट लिविंग बीइंग्स। जो कि स्मॉल साइज लिविंग बीइंग होते हैं उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। So that cannot be seen, microorganism which cannot be seen with the naked eye, so that can be seen only with the microscope. So next, these microorganisms कभी कभी ये अकेले भी रहते हैं जैसे कि अमीबा, एंड कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ये ग्रुप में अपने आप को बाइंड करके रखते हैं और ऐसे ग्रुप में रहते हैं। ओके, सो नाउ देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मीन्स ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे पास हमारे आसपास सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और एनी डेजर्ट एरिया और मार्शी लैंड पर ये हमें मिलते हैं, और ये हमारी लिविंग बॉडी में भी पाए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी एंड द प्रोटोजोआ। एल्गी जो कि कैलामाइडोमोनास, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, दीज आर द 3 एल्गी एग्जांपल। बैक्टीरिया दैट बेसिली, सप्रिला एंड द कोकाई, ये 3 बैक्टीरिया के एग्जांपल है, बेसिली, सप्रिला एंड कोकाई। एंड नेक्स्ट फंगी दैट ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर पाए जाने वाली फंगी है। एस्परजिलस दैट ये भी एक फंगी का एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की 3 एग्जांपल आपके सामने दी गई है: अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनेली है, जो एक सिंगल अकेले ही ये पाया जाता है अमीबा वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट वायरस। वायरस ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप है, क्योंकि इसको भी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, इसे हम नेक्ड आई की सहायता से नहीं देख सकते। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस के पास दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो लिविंग बीइंग के पास होती है, जो नॉन लिविंग बीइंग के पास होती है। सो जब भी ये वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर पाया जाए तो ये एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। व्हेन this one microorganism, that this virus, it enter inside the body of human being, then it starts behaving as a living being. तो ये तभी जीवित की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाता है, क्योंकि ये अपना फूड आरएनए या डीएनए और सेल के न्यूक्लियर मटेरियल से ये अपना फूड लेने लग जाता है और अपने आप को ग्रो करवाने लग जाता है इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, तो नेक्स्ट है वायरस की क्या क्या फीचर होगी। वायरस इनहिबिट्स रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वायरस प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं और वहीं पे ये अपने आप को ग्रो करते हैं और अपने आप को रेस्पायर करवाते हैं। नेक्स्ट, वायरस अपना फूड अपने होस्ट सेल से लेता है। होस्ट सेल मीन्स जिस भी लिविंग बॉडी में अगर ये जाए उससे उसकी बॉडी से अपने आप ये होस्ट सेल से फूड लेने स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, वायरस जो कि एक स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका साइज नियरली 0.015 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। ओके, सो नेक्स्ट, वायरस इट कैन नॉट बी सीन विद द सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज इसका साइज काफी छोटा होता है, तो इसी वजह से ये अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज साइज को, क्योंकि वायरस
काफी छोटे साइज के होने की वजह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देखा जा सकता, इसे हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, वायर्स की काफी सारी शेप्स प्रेजेंट है, रोड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, पॉलीगन शेप्ड। तो ये काफी सारी वायर्स की शेप्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और कहाँ ये मिलते हैं। ये हैबिटेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें वाटर में मिलते हैं। वाटर कौन सा भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, आइस कोल्ड वाटर भी हो सकता है, सॉल्टी सी वाटर भी हो सकता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सॉइल में भी पाए जा सकते हैं और ये डेजर्ट एरिया और मार्शी लैंड पर भी पाया जा सकता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली डेड बॉडीज और द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर पाया जा सकता है, जैसे कि कैटल डंग के ऊपर, गोबर पर पाया जा सकता है। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सम आर एग्जिस्टिंग फ्रीली आल्सो। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स अकेले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले ही रहकर अपने आप को ग्रो करवाते हैं, कुछ एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर उसके साथ मिलकर अपने आप को ग्रो करवाते हैं। ओके, सो जैसे कि अमीबा अकेला ही रहता है, अलोन रहता है। सो वेयरएज द फंगी एंड द बैक्टीरिया, ये अपने आप को ग्रुप की फॉर्म में रखता है। ओके, सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मैंने आपको शो किया था अमीबा, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनाइली है, तो ये अकेला ही पाया जाता है। और बैक्टीरिया जो कि ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइली है, बट ये अकेला नहीं, अलोन नहीं मिलता, ये हमें ग्रुप की फॉर्म में मिलता है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स जो भी हमारे लिए यूजफुल है। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बीच में रहकर हमें कोई भी डिजीज से इन्फेक्ट करते हैं, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, वो होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फ्रेंडली, these microorganisms they are helping for cleansing that the environment, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में रहकर यहाँ पर हमारे आसपास जो पड़ा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हार्मलेस और यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसके साथ हम इसे मैन्योर और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और हम अपने खेतों में, अपने फील्ड में डालकर उसे यूजफुल वे में यूज कर सकते हैं और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन को बनाने के लिए भी यूज होते हैं। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि राइजोबियम, जो कि एक राइजोबियम दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो इजिली सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है द प्रेपरेशन ऑफ द कर्ड, ब्रेड एंड केक बेकरी प्रोडक्ट्स। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क को कन्वर्ट करके कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, जो हमारे मिल्क को जल्दी से कन्वर्ट कर देता है कर्ड की फॉर्म में। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, जो ब्रेड, केक और बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में फूड छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये पूरे फूड को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो इसीलिए हमें इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं और इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एंड इंडस्ट्रीज में हमें शुगर को कन्वर्ट करना, हमें शुगर से वाइन बनानी होती है तो हम इसी प्रोसेस का ही यूज करते हैं। सो जैसे कि शुगर में हम यीस्ट डालते हैं जिसमें जाइमेज और इन्वर्टेज नाम के दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करेगा, इस शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा, क्योंकि शुगर में 12 कार्बन के एटम्स होते हैं और यही कार्बन के 12 एटम्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाते हैं, जिसमें 6 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे ये ग्लूकोज
विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज इस ग्लूकोज को चेंज कर देता है। ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये इन्वर्टेज उसको फर्दर सिंपलर कंपाउंड में, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसमें इथाइल अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 1 कार्बन एटम होता है। सो ये ग्लूकोज 2 इथाइल मॉलिक्यूल बनाएगा ब्रेक डाउन होने के बाद, और आगे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, ये ग्लूकोज 2 इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बनाएगा। तो इससे हमारी जो रिएक्शन है, लास्ट वाली जो रिएक्शन है, ये बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी सोइल में वाटर बॉडीज में ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 78% है, उसको ये कन्वर्ट करके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसको प्लांट्स अपने आप कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे ये अपने प्रोटीन्स को बनाने के लिए कंज्यूम कर देते हैं। ओके, सो आगे है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि हमें रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं, जो कि एक लेगुमिनस प्लांट्स की स्वेलिंग होती है। सो ये स्वेलिंग इस तरह से पाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्वेलिंग ये एक रूट्स में पाई जाती है। तो इस स्वेलिंग वाले पोर्शन में हमारे सामने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरह से ये इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। और एल्गी, क्योंकि ये एल्गी एक ऑटोट्रोफ है जो अपना फूड आप बना सकती है, तो ये अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये बैक्टीरिया इस एल्गी से फूड लेंगे और उस फूड को ब्रेक डाउन करवाकर अपना फूड कंज्यूम कर लेंगे, और थोड़ा बहुत फूड जो कि है एल्गी को ही ट्रांसफर कर देंगे, जो कि डीकम्पोज फॉर्म में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं। और बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिम्बायोसिस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक दूसरे की मदद की है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पार्ट 2 है। इस न्यू वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है और किस टाइप की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और कैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती है, और कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस ह्यूमन बींग्स में डिजीज को कॉज करते हैं, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। प्लांट्स में, एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वायरस की वजह से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेज है, और उसके बाद फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं, फूड प्रिजर्व कैसे करके रख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को लेने के लिए इस चैनल की बेल आइकन को